हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज डिस्कस करने वाला हूं अकाउंट्स की इम्पोर्टेंट थ्योरी। यदि एक अकाउंटेंट जॉब छोड़ के चला जाए तो दूसरा अकाउंटेंट आके जॉब संभाल लेगा। तो एक अकाउंटेंट जॉब छोड़ के गया, दूसरा संभाल लेगा, दूसरा छोड़ के जाएगा, तीसरा संभाल लेगा, तीसरा छोड़ के जाएगा, चौथा संभाल लेगा और वो अकाउंट्स जो बना के जाएगा ना, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा, कोई मेथड चेंज नहीं होगा, कोई प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। आखिर ऐसा कैसे होता है कि डिफरेंट माने एक व्यक्ति जहां पे छोड़ता है दूसरा व्यक्ति वहां से ही स्टार्ट कर लेता है। तो इस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अकाउंट्स में ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है ना। यदि कोई भी अकाउंटेंट है और बोले कि मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, मैं अकाउंट्स ऐसे ही बना देता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है। तो इसी वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है ना। तो मैं दीपक सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आपको पता है कि एक बार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यदि सेट हो गया तो वो टर्मिनेट कब होगा नहीं मालूम है। तो बिजनेस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कब समाप्त होगा मालूम नहीं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में बिजनेस कब समाप्त होने वाला है मालूम नहीं है। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट एक अकाउंटेंट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा मैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो अकाउंटेंट होता है वो बिजनेस का अकाउंटेंट होता है, मालिक का नहीं होता है। वो कुछ भी लिखेगा तो बिजनेस से रिलेटेड लिखेगा, मालिक का नहीं लिखने वाला है। तो मालिक का नहीं लिखेगा वो, क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेंट मालिक का नहीं है, वो अकाउंटेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है। इसीलिए वो हर ट्रांजेक्शन को ना बिजनेस के नजरिए से देखेगा, मालिक को भी ना एक बाहर वाला जैसा ट्रीट करेगा। वो कैपिटल भी देगा ना तो क्वेश्चन पूछेगा, है ना, हु गिव्स द कैपिटल, है ना। तो मालिक का नाम ही हम लोग कैपिटल रखते हैं। एक जर्नल एंट्री सोच के देखिए तो सपोज सपोज एक्स स्टार्टेड बिजनेस for on a X started business with amounting rupees 10,000. जनरली क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश व्हाट कम्स इन, हु इज द गिवर, मालिक, मालिक का नाम कैपिटल। तो यहाँ पे एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या करता है ना, अकाउंटेंट भी ट्रीट करता है मालिक को एक्सटर्नल के जैसा, भले ही वो मालिक है, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करते समय उसको बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों को सेपरेट रखना पड़ता है, तब जाके वो अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। यानी कि यदि कोई भी अकाउंटेंट आ जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो क्या करेगा, वो एक ही काम करने वाला है, वो क्या है कि मालिक को और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करने वाला है। अब भाई मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, हो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, समझिए कि कोई एक व्यक्ति किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 30 साल 35 साल अपना बिता देता है समय, 30 साल 35 साल बिता देने के बाद उसके पास जो एफिशिएंसी होगा, उसके पास जो नॉलेज होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो कैसे बिजनेस के ईच एंड एवरी कॉर्नर से मतलब अवेयर होगा। लेकिन एक नया पर्सन आएगा, ज्वाइनिंग करेगा, सैलरी उससे ज्यादा होगा, लेकिन उसके पास नॉलेज कम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में तो ईच एंड एवरी चीज को ना आप मनी से कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी भाड़ में गया। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस चीज को मनी से आप मेजर कर सकते हैं उसको रिकॉर्डिंग कीजिए, और जिसका मनी से मेजर नहीं कर सकते उसका रिकॉर्ड करने की जरूरत है ही नहीं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मतलब जिस चीज को मनी से मेजर कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए, जिसको मनी से मेजर नहीं कर सकते नहीं रिकॉर्ड कीजिए। मतलब क्वालिटी का यहाँ पे कोई गेम नहीं है, सारा गेम मनी का है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास में क्या आ रहा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन यदि अकाउंटेंट को रखा है तो क्यों रखा है, उसको तो प्रॉफिट जानना है। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब कब कब प्रॉफिट जानना है उसको, किस समय का प्रॉफिट जानना है। तो पीरियड होना चाहिए। मान के चलो गवर्नमेंट टैक्स लगाने वाला, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा तो टैक्स किस पीरियड का लेगा, टैक्स कब पैसा कमाया आपने, तो एक पीरियड फिक्स करना होगा। तो पीरियड फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को पता है पीरियड में यदि हम लोग 1 जनवरी से स्टार्ट कर दिए तो 31 दिसंबर को क्लोज कर देंगे,
1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिए तो 31 मार्च को क्लोज कर देंगे। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में होता क्या है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो आपका अकाउंट्स जो बन रहा है, जो स्टेटमेंट बन रहा है, चाहे जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो या किसी प्रकार का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना? तो वो किस पीरियड का है, कहां से लेके कहां तक का है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उस साल का ट्रांजेक्शन इस साल नहीं आ सकता, इस साल का ट्रांजेक्शन उस साल नहीं जा सकता। अरे भाई, खर्चा इस साल की है तो इनकम भी इसी साल का न लेंगे, और इनकम इस साल लिए है, खर्चा किसी और साल का लेंगे, तो प्रॉफिट तो मिसमैच हो जाएगा। तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एक पीरियड होगा जिसका ओपनिंग डेट होगा, क्लोजिंग डेट होगा, दोनों के बीच में जितना सारा ट्रांजेक्शन होगा सब वहीं पे लिखाएगा। ओके, तो ये हो गया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कंप्लीट या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। कंप्लीट या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? देखो, अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए बनाया जाता है? तो आप बोलेंगे सर अकाउंटिंग स्टेटमेंट तो अकाउंटिंग यूजर के लिए बनाया जाता है। तो भाई अकाउंटिंग यूजर है कौन? अकाउंटिंग यूजर इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। इंटरनल वाले के पास तो सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक्सटर्नल वाले के पास कौन सा इंफॉर्मेशन है? वो तो आप जो दिखाएंगे उसको वहीं पे रह जाएगा, उस पे सीमित। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पूरा शो करना है। जैसे आप नरेशन लिखते हैं जर्नल एंट्री में, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। ये जो फुल डिस्क्लोजर है, मतलब जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सारा देना होगा। इंटरनल यूजर तो पता है, उसको मालिक को पता है, मैनेजर को पता है ना, मैनेजमेंट टीम को पता है, लेकिन यदि कोई क्रेडिटर है, कोई बैंक लेंडर है, उसको कैसे पता चलेगा? तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो आप बनाते हैं उसमें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। नेक्स्ट है आपके पास में रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या होता है? ये चैप्टर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा बाद में। आप रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू मतलब, अरे भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, है ना? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आप अकाउंटेंट है ना? और यदि किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कहां से जनरेट होगा? नॉर्मल प्रोसेस से ना जनरेट होगा। मान के चलिए, एक एग्जांपल के तौर पे एक क्लोथ्स मर्चेंट का ले लेते हैं। क्लोथ्स मर्चेंट के लिए उसका मर्केंडाइज क्या है? कपड़ा। तो कपड़ा बेचेगा खरीदेगा, कपड़ा बेचेगा खरीदेगा, उसी से तो प्रॉफिट जनरेट करेगा। अब मान लीजिए कि एक ज्वेलरी शॉप का ले लेते हैं। ज्वेलरी शॉप में क्या होगा कि जो ज्वेलरी को बेचेगा और ज्वेलरी को खरीदेगा, ज्वेलरी को बेचेगा और खरीदेगा, यहां से ना रेवेन्यू जनरेट होगा। अब क्लोथ मर्चेंट के पास एक पुराना फर्नीचर था, बेच के प्रॉफिट कर लिया। क्लोथ मर्चेंट किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखा था, उसको बेच के प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो ये भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे आप? ऐसा नहीं होता भाई। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब वो जो जिस नेचर का बिजनेस है उसी से उसको प्रॉफिट जनरेट करना होगा। ठीक है ना? तो ये था रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अभी मैं वीडियो को लंबा नहीं करने वाला हूँ, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसके बाकी पार्ट को डिस्कस कर देता हूँ। वीडियो छोटा ही रखता हूँ। फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।